Hey guys, what's up? I am Saurabh Rajput of Real Adventure. Good morning from Kashmiri Gate, Delhi. So एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ दिल्ली से देहरादून उत्तराखंड की। वैसे आपको बता दूँ आज की ये जर्नी हमारी रहने वाली है यूटीसी यानी कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बोले तो उत्तराखंड परिवहन निगम की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 एसी सीटर बस में। जर्नी डिस्टेंस की बात करें तो जर्नी डिस्टेंस रहने वाला है करीबन 260 किलोमीटर का। बस यहाँ से रवाना होगी सुबह 10 बजे और देहरादून आईएसबीटी हमें पहुँचा देगी 5 घंटे के आसपास तो पहुँचा देगी अगर ट्रैफिक हमें नहीं मिलता है तो। बाकी जी बात करें यूटीसी की इस ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 के बारे में तो करीबन 15 दिन पहले ही इस रूट पे यूटीसी ने इन वॉल्वोस को ऑपरेट करना शुरू करा है और रीज़न भी आपको बताया था। देखिए एक तो फ्लीट अपग्रेड होती है वो तो रीज़न है ही, दूसरा मेन रीज़न ये है कि लास्ट ईयर यानी कि नवंबर 2023 में ना दिल्ली गवर्नमेंट ने BS3 और BS4 डीजल बसेस को ना बैन कर दिया था दिल्ली में एंटर होने से। दिल्ली में बस एंटर होने के लिए कंडीशन ये थी या तो बस नए नॉर्म्स के हिसाब से एक CNG बस हो या फिर वो इलेक्ट्रिक बस हो या फिर वो हो एक BS6 बस। तो उसके चलते यूटीसी की भी काफ़ी सारी बसेस हमें BS6 में अपग्रेड होती हुई नजर आई। CNG बसेस भी वो लेके आए। उसके बाद अब ये ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 बसेस लेके आए जो BS6 बसेस हैं और हाल फिलहाल में उनकी BS6 ऑर्डिनरी बसेस भी आने वाली है। तो जैसा मैंने आपको बताया जो नवंबर में बैन इन बसेस पे लगाया गया था वो कुछ टाइम बाद हट भी गया था, इसलिए अभी भी ये बस आपको दिल्ली से ऑपरेट होती हुई दिखाई दे जाएंगी, चाहे वो एक ऑर्डिनरी बस हो चाहे वो एक वॉल्वो बस हो। सारी BS4 बसेस अभी दिल्ली से ऑपरेट हो रही हैं आज की डेट में। बाकी देखिए बसेस तो ऑपरेट हो रही हैं, साथ में कश्मीरी गेट का ये ISBT भी हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको बता दूं अभी कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी यहाँ से बस ऑपरेट करने की अनुमति दे दी गई है। अगर आप काउंटर नंबर 1 से 10 की तरफ जाओगे ना तो आप देखोगे काफ़ी सारी प्राइवेट बसेस वहाँ पे आपको खड़ी हुई नजर आएंगी, जैसे लक्ष्मी हॉलीडे की बसेस, इंटरसिटी स्मार्ट बसेस, उसके अलावा न्यूवो इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ से आपको ऑपरेट होती हुई नजर आ जाएंगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या प्राइवेट बसेस को गवर्नमेंट बस स्टैंड के अंदर से ऑपरेट होने की अनुमति देनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए जी टाइम हो चुका है 9:40। बस अपनी यहाँ पे आने वाली है। बस आएगी, मैं करूँगा बस में बोर्ड और निकलूंगा देहरादून की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ दिल्ली से देहरादून की। तो जी टाइम हो गया 2:05 और फाइनली अपनी बस रवाना हो चुकी है कश्मीरी गेट ISBT से। अभी आप सोचोगे कि मैंने बताया था कि भाई बस रवाना होगी सुबह 10 बजे, लेकिन इतनी देरी कैसे हो गई। तो आपको बता दूं किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ये जो पर्टिकुलर वॉल्वो बस है ना यानी कि वॉल्वो 9600 ये यहाँ से रवाना होती है देहरादून के लिए सुबह 8:30 बजे। तो इसलिए मैं 8 बजे यहाँ कश्मीरी गेट ISBT पहुँच गया था। लेकिन यहाँ काउंटर पे इंक्वायरी करने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये जो बसेज़ हैं वो लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम पे ही ऑपरेट होती है। जैसे कि सुबह 7 बजे एक बस ऑपरेट होती है, उसके अलावा सुबह 10 बजे भी एक बस ऑपरेट होती है जो कि आज आई नहीं क्योंकि उसमें कुछ काम होना था। उसके बाद जो तीसरी बस ऑपरेट होती है वॉल्वो 9600 वो होती है 2:30 बजे, और क्योंकि 1:30 बजे वाली वॉल्वो 9400 में भी कुछ काम होना था तो इस वजह से बस 2 बजे यहाँ पे आ गई थी। हालांकि आ तो 1:30 बजे गई थी लेकिन निकली यहाँ से 2 बजे, और क्योंकि दिन में जो 10 वाली बस थी आज वो अवेलेबल नहीं थी, उसमें कुछ काम होना था, इस वजह से मुझे करीबन 6 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ा इस 2 बजे वाली बस के लिए।
वैसे देखो दिल्ली से देहरादून के लिए जो वॉल्वो बस सर्विस है ना वो हर 1 घंटे में अवेलेबल है और किसी किसी टाइम इंटरवल पे तो आधे घंटे में भी आपको वॉल्वो बस मिल जाती है। लेकिन वो जितनी बसें रहती हैं वो पुरानी वाली वॉल्वो बसेस रहती हैं जिनको कि वॉल्वो 9400 या फिर वॉल्वो B8R भी बोला जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये वाली जो बस है वो लिमिटेड बस है, तो अगर इसमें आपको ट्रैवल करना है तो आपको इन्हीं टाइमिंग पे आना पड़ेगा जो मैंने आपको बताई है। बाकी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इन बसेस की टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। और वैसे कंफर्ट की अगर बात करी जाए तो दोनों बसेस में कंफर्ट में कोई अंतर नहीं है। वॉल्वो B8R यानी कि वॉल्वो 9400 वाली जो बस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन ठीक है भाई, ये वाली नई वॉल्वो बस है तो नई वॉल्वो बस में ट्रैवल करने का एक फील अलग ही होता है। और क्योंकि इस वॉल्वो बस का ब्लॉग बना के भी आपके सामने पेश करना था तो इस वजह से भी मुझे 6 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ गया। तो जी सफर शुरू हो ही चुका है तो एक बार बस के रूट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली में कश्मीरी गेट ISBT से निकलने के बाद बस एंटर करती है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, जिसके बाद बस बाईपास करती है गाजियाबाद और नोएडा सेक्टर 62 को और पहुंच जाती है मेरठ। यहाँ से निकल के बस बाईपास करती है मुजफ्फरनगर को और पहुँचती है पुरकाजी नाम की जगह पे, जिसके बाद बस एंटर हो जाती है उत्तराखंड के बॉर्डर में। तो यहाँ से निकल के बस क्रॉस करती है मंगलौर को, जिसके बाद रुड़की बाईपास लेके बस क्रॉस करती है भगवानपुर को, जिसके बाद एक बार दोबारा से बस एंटर हो जाती है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में और बाईपास करती है छुटमलपुर को। इसके बाद बस गुजरती है बिहारीगढ़ और मोहान जैसे एरिया से, जिसके बाद फिर से बस एंटर हो जाती है उत्तराखंड के बॉर्डर में और पहुंच जाती है देहरादून। और जी अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली के राजघाट वाले एरिया में, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और बाकी आपको पता ही होगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी की समाधि भी मौजूद है। तो चलिए एक बार इस बस जर्नी का टिकट फेयर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता दूं इस जर्नी के लिए मैंने पे करे थे 945 रुपीज और बस की टिकट मैंने बुक करी थी कश्मीरी गेट में बने UTC के काउंटर से। वैसे आपको बता दूं UTC की इन वॉल्वो बसेस में आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन जो इनका बुकिंग पोर्टल रहता है वो रहता है utconline.uk.gov.in। तो इस वेबसाइट पे विजिट करके आप इनकी बसेस में टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी आपको बता दूं UTC की इस वॉल्वो बस सर्विस में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री 500 ml की वाटर बोतल भी दी जाती है। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, दिल्ली से देहरादून की ये वॉल्वो सर्विस एक नॉन स्टॉप बस सर्विस रहती है। एक छोटा सा हॉल्ट ही सिर्फ बीच में लिया जाता है जो कि एक फ्रेशन अप हॉल्ट होता है। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं इस जर्नी के उस पॉइंट पे, यानी कि सराय काले खां वाले एरिया में, जहां से बस एग्जिट लेगी नेशनल हाईवे 44 से और एंटर होगी इंडिया के वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे पे, यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, जिसको कि नेशनल एक्सप्रेसवे 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वागत है आप सभी का इंडिया के वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे पे, यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पे। तो जी ये सामने आप देख रहे हैं गाजीपुर के कचरे के पहाड़, जिसको सरकारों द्वारा यहाँ से हटाने का वादा तो कई बार किया गया, लेकिन इसका आकार हर साल बढ़ता ही गया। अब तो हाल ये है कि लोगों ने इस कचरे के पहाड़ का वर्णन भी हास्य तरीके से करना शुरू कर दिया है, जो कि गूगल रिव्यूज में भी आप देख सकते हैं। और जी टाइम हो गया 2:30 और अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से हमने एंट्री कर ली है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। और बाकी आप ये कह सकते हो नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे अभी हम चल रहे हैं। लेफ्ट साइड में हम बाईपास कर रहे हैं गाजियाबाद को और राइट साइड में हम बाईपास कर रहे हैं नोएडा को। और बाकी अगर बात करें गाजियाबाद की तो काफ़ी बड़ी सिटी है उत्तर प्रदेश की, एक इंडस्ट्रियल हब आप उसको बोल सकते हो उत्तर प्रदेश का। इस वजह से दिल्ली NCR रीजन के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जॉब भी करने आते हैं। उसके अलावा दुधेश्वर नाथ जी का मंदिर यहाँ पे काफ़ी फेमस है जो शिव जी को समर्पित है। और बाकी अपना आना जाना भी लगा रहता है क्योंकि जो अपनी ससुराल है, यानी कि मेरा जो वाइफ का घर है वो भी यहीं पे है, तो इस वजह से आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। बाकी अगर आप में से कोई गाजियाबाद से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताइए। और गाजियाबाद मैंने आपको बता दिया किस चीज़ के लिए फेमस है। अगर आप में से कोई नोएडा से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताइए कि भाई नोएडा किन किन चीज़ों के लिए फेमस है। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला
अब तू शाम है और तू ही है सुबह, बस तू मेरा जाम है और तू ही है नशा। आंखों में हर पल मेरे रहता है ख्वाब सा, इतना मैं डूबा हूँ कि अब होश भी है कहाँ। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तुझसे ही करता है प्यार दीवाना। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तेरी ये निगाह मेरे दिल का ठिकाना। और बाकी आज अपने बस के कैप्टन हैं मिस्टर अनिल कुमार जी। करीबन 30 साल का इनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और वॉल्वो चलाते हुए इनको 6 साल हो गया है। सर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब तो इनको हम नहीं कर सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया, सब कुछ सब बढ़िया। और यूटीसी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? अच्छा, करीबन 15 साल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ना आपको कुछ रेस्टॉप एरियाज भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इवन KFC जैसे बड़े आउटलेट भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा देख लीजिए शिवा ढाबा की भी अच्छी खासी प्रमोशन यहाँ एक्सप्रेसवे पे जगह जगह लगी होर्डिंग्स में करी हुई है। मेरे ख्याल से ये मेरठ क्रॉस करके रेस्टोरेंट पड़ता है। और सेम ऐसे एक शिवा ढाबा यमुना एक्सप्रेसवे पे भी मौजूद है। बाकी जी, इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के साथ साथ आपको अच्छे खासे खेत खलियान भी देखने को मिलते हैं। और टाइम क्योंकि मानसून का है तो ग्रीनरी भी अच्छी खासी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और जी अभी हम पहुंचने वाले हैं मेरठ, और वो सामने देख लीजिए वहां दिखाई दे गया है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का मेरठ साउथ वाला स्टेशन। तो जी टाइम हो गया 3:15 और अभी हम पहुंच चुके हैं परतापुर, जहां से हमारी एंट्री हो गई है मेरठ में। वैसे मेरठ का जो क्राउडेड पार्ट है ना, मेरठ की जो मेन सिटी है उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ से मेरठ को पूरा बाईपास करते हुए जाएंगे। और बाकी आप मान के चलिए भाई 1 घंटे 10 मिनट में मेरठ पहुँचना किसी करिश्मे से कम नहीं है। और ये जो करिश्मा है वो संभव हो पाया इस नेशनल एक्सप्रेसवे 3 यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के थ्रू। तो देखिए, एक्सप्रेसवे बनने का ये फ़ायदा तो है, जो जर्नी कभी 2.5 से 3 घंटे की हुआ करती थी, आज उसको हम करीबन 1 घंटे 10 मिनट में कवर कर ले रहे हैं। क्योंकि जो ओल्ड रूट है ना मेरठ जाने का, जो मोदी नगर होते हुए जाता है, अगर आज की डेट में भी आप उससे ट्रैवल करोगे ना, इतना ज़्यादा जाम होता है, 2.5 से 3 घंटे दिन के टाइम पे आपके कहीं नहीं गए मेरठ पहुंचने तक के। तो देखिए, ये फ़ायदा है एक्सप्रेसवे बन जाने का। सिटीज़ के बीच में ट्रैवलिंग टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे बन भी चुके हैं और काफ़ी एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हैं। सोचो जब वो सारे एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट हो जाएंगे तो सिटी टू सिटी ट्रैवल करना कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हैं, जैसे कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके अलावा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे और रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे हैं, सभी के नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो मेन बात है कि काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे अभी इंडिया में बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो सोचो सिटी टू सिटी ट्रैवल करना कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा और ट्रैवलिंग टाइम जो है वो कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। और हाँ, एक एक्सप्रेसवे का नाम तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जहाँ की जर्नी आज हम कर रहे हैं देहरादून की। तो दिल्ली से देहरादून के बीच में भी एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू दिल्ली से देहरादून हम करीबन 2.5 से 3 घंटे में भी बस के थ्रू आसानी से जर्नी कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए
यूटीसी की जो वॉल्वो सर्विस है ना, दिल्ली से देहरादून के बीच में सबसे फास्ट है। इससे जल्दी आप देहरादून बस के थ्रू तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये जो बस सर्विस है आपको करीबन 5 से 5.5 घंटे में आसानी से देहरादून पहुंचा देती है। और जब वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा और ये बस जब उस एक्सप्रेसवे से जाएगी तो मुझे लगता है कि 2.5 से 3 घंटे में तो आसानी से इस बस के थ्रू हम देहरादून पहुँच ही जाएंगे। तो जी मेरठ से निकलने के बाद अभी हम फॉलो कर रहे हैं नेशनल हाईवे 334 को, जो कि शुरू होता है बुलंदशहर से और वाया मेरठ होते हुए एंड होता है हरिद्वार में जाके। और जी टाइम देख लीजिए, लगभग 4 बजने वाले हैं और अभी हम बाईपास कर रहे हैं खतौली को। तो जी टाइम देख लीजिए, 4:20 हो चुके हैं और अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से एक ही रास्ता निकल जाता है इधर मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर। और क्योंकि हम मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर नहीं जाते, इसलिए हम ये बाईपास रोड लेके मुजफ्फरनगर सिटी को पूरा बाईपास कर देंगे। और बाकी अगर बात करें मुजफ्फरनगर की, तो यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, वो बेसिकली एग्रीकल्चर और उससे जुड़े प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। उसके अलावा छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सेटअप भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होती है। इस वजह से यहाँ पे शुगर मिल्स आपको काफ़ी देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जैगरी यानी गुड़ बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्री आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो छोटे छोटे प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे इंडिया की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी मौजूद है, क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे गुड़ बनाया जाता है। तो जी टाइम हो गया 4:45 और मुजफ्फरनगर को क्रॉस करके बस ने लिया है फ्रेशन अप हॉल्ट। और जैसा मैंने आपको बताया भी था, ये एक नॉन स्टॉप बस सर्विस है। बीच में एक छोटा सा हॉल्ट रहता है जो कि सिर्फ फ्रेशन अप होने के लिए रहता है। केवल 10 मिनट का ये हॉल्ट है, तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे कुछ खा पी नहीं सकते। हालांकि जहाँ पे बस रोकी गई है वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी मौजूद है। कुछ खाना पीना आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा आइटम यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे ब्रेड पकौड़ा हो गया, चाय हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, बिस्किट्स वगैरह हो गए। क्योंकि 10 मिनट के हॉल में तो आप यही सब चीज़ें खा पी सकते हो। बाकी जो मेन ये हॉल रहता है ना, वो फ्रेशन अप होने के लिए रहता है। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ ले लिया है एक ब्रेड पकौड़ा जो कि मुझे 30 रुपीज़ का यहाँ पे पड़ा है। खा के भी टेस्ट मैंने चेक कर लिया, खाने में भी ठीक ठीक है। तो जी उत्तर प्रदेश में पुरकाजी नाम की जगह को क्रॉस करके अभी हम एंटर हो गए हैं उत्तराखंड के बॉर्डर में। और उत्तराखंड के बॉर्डर में अभी हमने एंट्री कर ली है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। तो जी स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में।
और जी टाइम हो गया 5:20 और अभी मंगलौर में हम पहुंचे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम चौक पे, जहां से लेफ्ट डाइवर्जन हमने ले लिया और बाईपास कर रहे हैं और रुड़की शहर को। और बाकी आपको बता दूं, जो प्राइवेट लग्जरी बसेस होती है ना, उनका यूजुअली ये रूट नहीं रहता है। वो रुड़की होते हुए हरिद्वार निकलती है, फिर नेपाली फार्म ऋषिकेश से होते हुए देहरादून जाती है। तो इस वजह से देहरादून पहुँचने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू UTC वॉल्वो। तो जी रुड़की बाईपास होता है ख़त्म और अभी हमने एंट्री कर ली है नेशनल हाईवे 344 पे, जो कि शुरू होता है रुड़की से और एंड होता है अंबाला हरियाणा में जाके। और बाकी देखिए अभी हम बाईपास कर रहे हैं छुटमलपुर को, जो बेसिकली यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अभी कहीं ना कहीं हमारी एंट्री दोबारा से उत्तर प्रदेश में हो गई है और यहाँ से आगे का जो सफ़र है आप ये कह सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे एक तरीके से चलता है। मतलब बीचों बीच से होते हुए हम गुजरते हैं और फिर मोहान से कुछ दूर आगे जाके हम प्रॉपरली उत्तराखंड में एंटर होते हैं। और बाकी देख लीजिए भाई क्या झमाझम बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। देख रहे हो, बड़ी ज़ोर की बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और जी टाइम हो गया 6:10। बस अभी पहुंच चुकी है बिहारीगढ़ और देख लीजिए बारिश का तो यहाँ नामो निशान तक नहीं है। बाकी जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप आगे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। और जी अभी हमारी जर्नी चल रही है राजा जी नेशनल पार्क के बिल्कुल साथ साथ। आप देख भी रहे होंगे कितने घने जंगल से अभी हम गुजर रहे हैं। बाकी आपको बता दूं, यहीं राजा जी नेशनल पार्क में राजा जी टाइगर रिजर्व भी मौजूद है। वैसे आपको बता दूं, टाइगर के अलावा आप यहाँ पे एलिफेंट, लीपर्ड, बियर, डियर जैसे एनिमल्स देख सकते हैं और इसके अलावा और भी कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे आप विटनेस कर सकते हैं। और बाकी यहीं से कुछ दूरी पे मोहान नाम की एक जगह मौजूद है, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, या फिर ये कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे लाई करती है। तो वहाँ पे भी इस नेशनल पार्क का एक गेट सिचुएटेड है। तो अगर आप यहाँ पे घूमना चाह रहे हैं तो वहाँ से एंट्री भी आप ले सकते हैं और जीप सफारी के थ्रू इस खूबसूरत से नेशनल पार्क को आप घूम सकते हैं। तो जी टाइम हो गया शाम के 6:20 और बस अभी पहुंच चुकी है मोहांद। वैसे आपको बता दूं, ये जो जगह है मोहांद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करती है। और इवन छुटमलपुर को बाईपास करने के बाद जितनी भी जर्नी अब तक हमने करी है ना, वो सारी की सारी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही करी है।
और देख लीजिए जितना भी एलिवेटेड कॉरिडोर आप ये देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। और बाकी जी अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से हमारी एंट्री हो जाएगी उत्तराखंड के बॉर्डर में। तो जी फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में। तो जी टाइम हो गया 7:10 और अपना सफ़र होता है यहाँ पे समाप्त। वैसे आपको बता दूं इस जर्नी को करने में हमें करीबन 5 घंटे 10 मिनट का टाइम लग चुका है। और देख लीजिए ऐसी कुछ ये यूटीसी की बस अंदर से दिखाई देती है। जो चीज़ मुझे स्टार्टिंग में दिखानी चाहिए थी वो मैं आपको आखिरी में दिखा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में बस में पैसेंजर्स बैठ गए थे, तो इस वजह से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो सोचा कि लास्ट में आपको बस का इंटीरियर अच्छे से दिखा दूंगा। टोटल सीट्स रहती हैं 43, 2x2 का पुश बैक सीट कम्बिनेशन रहता है। ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। और बाकी लाइट देखो वॉल्वो 9600 में कितनी अच्छी रहती है। और बाकी यूटीसी की इस बस में जो कलर कम्बिनेशन रहता है कर्टेंस का वो आप देख लीजिए ब्लू कलर का रहता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया सारी सीट्स पुश बैक रहती हैं। ये देखिए ये बटन दबाइए और सीट को पुशबैक आप बना लीजिए। सभी सीट्स के पीछे यहाँ पे आपको वाटर बॉटल होल्डर देखने को मिलता है, हैंडल देखने को मिल जाता है, मैगजीन रैक यहाँ पे मौजूद है, फुट रेस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको थाई रेस्ट वगैरह तो ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। हाँ हर सीट पे यहाँ पे आपको ना चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी मैं थोड़ा सा शौक हूँ कि इसमें अभी सी टाइप चार्जर नहीं दिया जा रहा है। वॉल्वो 9600 स्लीपर बस में सी टाइप चार्जिंग पॉइंट को इंटीग्रेट करा गया, लेकिन इन बसेस में वो आपको देखने को नहीं मिलता है। और हाँ एक चीज़ बस में जो खास है वो है इसका फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। आप ये जो ट्यूबिंग देख रहे हैं तो फायर के केस में इनसे लिक्विड एजेंट फ्लो होता है और फायर लगने से बच जाती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। ये देखिए पूरी बस में ऐसी ट्यूबिंग आपको देखने को मिलेगी जगह जगह, ये देखिए। और बाकी देखिए 2 इमरजेंसी एग्जिट देखने को मिल जाते हैं, एक उधर देखने को मिलता है और बाकी एक उधर देखने को मिल जाता है। और बाकी जितनी विंडो रहती हैं वो तो सारी इमरजेंसी एग्जिट के साथ यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे देख लीजिए हैमर देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू इमरजेंसी केस में आप विंडो ब्रेक कर सकते हैं और इमरजेंसी एग्जिट सभी सीट से ले सकते हैं। बाकी सभी सीट्स के ऊपर यहाँ पे आपको ना एसी डोर देखने को मिल जाते हैं, रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है जो कि यूजुअली वॉल्वो बसेस में रहते ही हैं। चलिए सर अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके, कभी दोबारा आएंगे तो मुलाकात करेंगे। और बाकी ड्राइवर साहब से हमने आपको मिलवा दिया था, ये अपने कंडक्टर साहब हैं। कैसे हैं सर? क्या नाम है सर आपका? संजय चौहान। और कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको यूटीसी के साथ? लगभग हो गया 11-12 साल। अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। चलिए सर मिलते हैं, कभी दोबारा आते हैं तो ओके। तो चलिए जी दिल्ली से देहरादून का सफ़र यहाँ पे होता है समाप्त। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जर्नी टाइमिंग जो था करीबन 5 घंटे 10 मिनट हमें यहाँ पे लग गया। और सोचो दिल्ली से मेरठ तक पहुँचने में हमें सिर्फ 1 घंटा लगा था क्योंकि पूरा एक्सप्रेसवे था। और वो जो डिस्टेंस था ना वो करीबन था कश्मीरी गेट से
75 किलोमीटर के आसपास तक तो था, परतापुर तक, जहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एंड होता है, तो वहाँ तक सिर्फ 1 घंटे में हमने जर्नी कर ली थी। बाकी जितना भी टाइम है ना, वो सारी रिमेनिंग जर्नी का टाइम था, क्योंकि आपको पता है उसके बाद कोई एक्सप्रेसवे मौजूद नहीं था, नॉर्मल हाईवे था। और ऊपर से उत्तराखंड की तरफ जब एंटर करते हैं तो आपने देखा ही कितने कंजस्टेड रोड वहाँ पे मौजूद हैं, हिली एरिया थोड़ा सा पड़ता है। और उसके अलावा देहरादून सिटी में जाम भी अच्छा खासा था। अभी सोचो जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब इस बस के थ्रू दिल्ली से देहरादून सफ़र करना कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी ये 5 घंटे 10 मिनट में पहुंचा रही है, तब तो सोचो 2.5 से 3 घंटे में हमें दिल्ली से देहरादून आसानी से पहुंचा देने वाली है। और जी यूटीसी की इस ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 बस में ट्रैवल करके काफ़ी अच्छा लगा, और ऑब्वियसली बात है लगना भी था, क्योंकि ब्रांड न्यू बस जो थी। और बाकी बात करें बस की, तो बस के बारे में तो आपको पता ही है, वॉल्वो बस है, और वॉल्वो का जो कंफर्ट होता है वो होता है लाजवाब। खासकर वॉल्वो 9600 का जो कंफर्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। बाकी लीवरी जो थी बहुत प्लेन मुझे लगी, क्योंकि पुरानी लीवरी को सेम कॉपी कर दिया। कुछ डिफरेंट लीवरी थोड़ा सा और की जा सकती थी। फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन से रिलेटेड अच्छी सी लीवरी बनाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने पुरानी लीवरी को ही दोबारा से अपनाना बेटर समझा। बाकी ओवरऑल जर्नी की बात करें तो जर्नी काफ़ी बढ़िया थी, टाइम से पहुंचा दिया, वो सबसे अच्छी बात थी। बाकी बस का स्टाफ काफ़ी अच्छा था। एक नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा वो था, अपने जो ड्राइवर साहब थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्किंग कर रहे थे यार। इवन कई सारी जगह तो अदर व्हीकल्स के जो ड्राइवर थे ना, वो इशारा दे के बोल भी रहे थे कि भाई क्यों इतनी ज़्यादा हॉन्किंग कर रहे हो। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा, अदरवाइज बस जर्नी में और कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलिए आशा करते हैं कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का काम हमें और तेज़ी से होते हुए देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्द दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। तब हम जर्नी दोबारा से करेंगे, और तब आपको बताएंगे कि एक्चुअल में दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करके यहाँ देहरादून तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। चलो वो तो फ्यूचर की बात है, फिलहाल इस जर्नी को करते हैं यहीं रैप अप, क्योंकि जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो व्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।